ऑलराइट, बॉन्ड एनर्जीज एंड एंथैल्पी चेंजेस। एक बात जो हमें पहले से पता है वो ये कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंडोथर्मिक होता है और बॉन्ड मेकिंग एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, इट्स प्रीटी इजी सिंपल, हम इसे आईजीसीएसई से जानते हैं, बट डू कीप दैट इन माइंड since your signs are always going to be accordingly. Of course, endothermic being positive and exothermic being negative. Moving on, bond breaking और bond making को हम किस तरह से consider करेंगे? A few facts that we need to keep in mind. एंथैल्पी चेंजेस जो होती हैं ड्यूरिंग बॉन्ड ब्रेकिंग या फॉर्मिंग ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो एनर्जी रिक्वायर करती है, हेंस एंडोथर्मिक वो एनर्जी जो होती है वो ओवरकम करती है अट्रैक्टिव फोर्सेस को जो एटम्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एनर्जी रिलीज होती है जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं। लिहाजा बॉन्ड ब्रेकिंग जो होती है वो एंडोथर्मिक और फॉर्मिंग एक्सोथर्मिक। So I was saying कि बॉन्ड मेकिंग जो है, ठीक है, ब्रेकिंग एंडोथर्मिक और बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक हो जाता है। ठीक, हमारे पास किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर एनर्जी नीडेड टू ब्रेक बॉन्ड्स लेस है देन एनर्जी रिलीज व्हेन न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, तो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन जो होगा वो एनर्जी रिलीज कर रहा होगा और वो एक्सोथर्मिक होगा, मींस उसका आंसर नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी पॉजिटिव की वैल्यू थी वो स्मॉल थी, ठीक है, या लेस देन थी, और उसकी नेगेटिव की वैल्यू जो थी जो रिलीज के लिए थी वो लार्ज थी। तो ऑफ कोर्स अगर नेगेटिव की वैल्यू बड़ी और पॉजिटिव की वैल्यू स्मॉल हो और हम उसे सिंपल एडिशन रूल पर लेके चल रहे हैं तो ओवरऑल आंसर नेगेटिव ही आता है। सेकंड पॉइंट, एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड्स जो है वो मोर है। अब की मर्तबा पॉजिटिव की वैल्यू जो है वो लार्ज है, ठीक है, और अब की मर्तबा एनर्जी रिलीज या नेगेटिव की वैल्यू जो है वो स्मॉल है। और इस तरह से हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं और लार्जर पॉजिटिव वैल्यू एक स्मॉलर नेगेटिव वैल्यू को आप एड अप कर रहे हो, तो आपके पास ओवरऑल आंसर जो होता है वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू बड़ी है। तो किसी भी किस्म के रिएक्शन में इन वैल्यूज को देखकर ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका आंसर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा आएगा। ऑफ कोर्स अगर मैं आपके सामने कुछ वैल्यूज लिखूं, मसलन मैं -37 बट +52 लिखूं, तो आपको अंदाजा होगा कि मेरा आंसर पॉजिटिव में आएगा जो भी हो। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर मैं -97 और +76 लिखूं, ठीक है, या चलें 67 लिख दूं, ठीक, तो आप जानते हैं कि आपका आंसर नेगेटिव में ही आएगा, right? Whatever the answer be. So this is simple basic mathematics. ये चीज फिगर्स को देखकर अंदाजा हो जाना चाहिए। ठीक, अब हम रिएक्शन पाथवे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं ताकि इन चेंजेस को शो करें। रियलिटी में याद रखिएगा कि तमाम बॉन्ड्स किस कंपाउंड में जरूरी नहीं है कि ब्रेक हों, और तमाम बॉन्ड्स पर रीइंफॉर्म हो ड्यूरिंग अ रिएक्शन। ज्यादातर रिएक्शंस ऐसे होते हैं कि सिर्फ कुछ बॉन्ड्स रिएक्टेंट्स के ब्रेक होते हैं और नए बॉन्ड्स एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में बन जाते हैं। हाँ, कोई ऐसा रिएक्शन जिसमें सारे बॉन्ड्स ब्रेक होने की जरूरत है, वहां पर ब्रेक भी हुआ करेंगे। ठीक है, हम आगे चल के इन दोनों चीजों के कहाँ सारे ब्रेक हो सकते हैं और कहाँ से कुछ ब्रेक होके रिफॉर्म हो जाते हैं, इन दोनों केसेस को डिस्कस भी करेंगे। बॉन्ड एनर्जी पर आते हैं। अमाउंट ऑफ एनर्जी जो आपके पास रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक अ स्पेसिफिक कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड की बात हो रही है खासतौर पे, इसलिए ध्यान में रखिएगा, उसे हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहते हैं, और समटाइम्स हम इसे एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड एंथैल्पी भी कह देते हैं। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी में डिफरेंस तो होना चाहिए ऑफ कोर्स, लेकिन चूंकि हम इन्हें एक ही तरह से कंसिडर कर रहे होते हैं, कि हमने चैप्टर के शुरू में भी बात की थी, तो हम एनर्जी एंथैल्पी को एक ही तरतीब पर लेके चल रहे होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, अब आपके पास उसने दोनों डायग्राम शो कर दिए हैं, सही। नोटिस करें कि आपके पास मेथेन का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, जिसमें आपके पास सारे बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, और फिर आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, उसने वो शो किया हुआ है। नोटिस करें, इसे गौर से देखें, ये CH4 है, ये 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, उसने सारे के सारे एटम्स के तौर पे शो कर दिया। ठीक है, ये बॉन्ड्स ब्रेक हो गए। उसके बाद ये CO2 है और ये 2H2O है, ठीक है, ये उसने न्यू बॉन्ड्स जो फॉर्म हुआ है। इस केस में उसने ऐसा सेपरेट क्यों किया? इस केस में उसने ऐसा सेपरेट इसलिए किया बिकॉज ऑल बॉन्ड्स डू नीड टू ब्रेक। कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन का बॉन्ड रहता ही नहीं है रिजल्टिंग कंपाउंड में या प्रोडक्ट में, इस वजह से सारे के सारे बॉन्ड्स ब्रेक होना जरूरी है। सो ऑफ कोर्स वी कैन इजीली राइट इट लाइक दिस। ठीक है, इस रिएक्शन को गौर से देखें, रिएक्टेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं, सॉरी इट शुड बी प्रोडक्ट्स नॉट RP। ठीक है, प्रोडक्ट्स यहाँ पर आ रहे हैं। सो रिएक्टेंट्स हैव अ हाई एनर्जी, प्रोडक्ट्स हैव अ लोअर एनर्जी,
इस तरह का रिएक्शन एक्सोथर्मिक की वैल्यू में आता था बिकॉज एनर्जी इज लॉस्ट टू द एनवायरनमेंट एंड दैट स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज। हमने इसे लोअर एरो से शो किया है। तो अपर एरो और लोअर एरो की बजाय हम सिर्फ समटाइम्स वहां पर एक सिंगल एरो शो कर दिया करते थे। ठीक है, क्योंकि ये वाला तरीका हम अमूमन यूं एक बम्प से यूं शो कर देते थे, तो हमारे पास बचता क्या था, इस तरह की चीज। ठीक है, एनर्जी रिलीज हो जाए, लॉस हो जाए, नेगेटिव में वैल्यू आ रही हो तो नेगेटिव डाउनवर्ड एरो होता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव में वैल्यू आ रही हो तो अपवर्ड डायरेक्टेड एरो होता है। अपवर्ड डायरेक्टेड एरो के लिए हमें एंडोथर्मिक स्टडी करना होगा, वो उसने यहाँ पर दिया हुआ है। नोटिस करें कि ये हमारे पास 2HBr है। ठीक है, इसमें भी सारे बॉन्ड्स ब्रेक होना जरूरी है, उसने सारे बॉन्ड्स ऊपर लिख दिए। ठीक है, और उसके बाद उसने H2 और प्लस Br2 फॉर्म कर दिया। ठीक है, तो वो इससे यहाँ पर बना दिया। अब इसके लिए नोटिस करें कि ये एनर्जी एब्सॉर्ब्ड है, ये एक्चुअली एंडोथर्मिक था, तो ये भी पोर्शन उसी का ही है। ये एनर्जी रिलीज है, ठीक है, आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स। ठीक, तो उसने इसे इस तरह से दिखा दिया। रिमेंबर, मैंने बताया था कि डाउनवर्ड एरो जो होता है वो नेगेटिव वैल्यू के लिए होता है, तो आपके पास जो अपवर्ड एरो होता है इस केस में ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए है फॉर एनर्जी एब्सॉर्ब। ठीक है, पहला कंबस्शन है ऑफ मेथेन इन ऑक्सीजन। ठीक है, और दूसरा डिकम्पोजिशन है हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। दोनों रिएक्शंस के नाम यहाँ पर कोट किए हुए हैं। रिमेंबर, फिगर कैप्शंस हम ए लेवल में कहीं नहीं छोड़ते because they sometimes might contain very important pieces of information, although this one is pretty simple and does not happen to be in the same way. But do not forget this point that we do not forget figure captions in A levels. Right? Moving on, अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए। आपके पास राइट सॉरी एक्स एक्सिस पर रिएक्शन पाथवे है, जबकि आपके पास वाई एक्सिस पे एनर्जी है। सिंबल बॉन्ड एनर्जी के लिए कैपिटल ई होता है। हम पुट करते हैं वो टाइप ऑफ बॉन्ड ब्रोकन जो ब्रैकेट्स में होता है आफ्टर द सिंबल। फॉर एग्जांपल ई, उसके बाद सी सिंगल बॉन्ड एच का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड की एनर्जी की बात कर रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स की ली जाती है, वो इस केस में सिंगल बॉन्ड्स हैं बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। बॉन्ड एनर्जी डबल और ट्रिपल बॉन्ड को भी रेफर करने के लिए ली जा सकती है, उनके भी 1 मोल रेफर होंगे। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप यूं लिख रहे होंगे उसके आगे वैल्यू जो डाल रहे होंगे वो यूं डाल रहे होंगे, which means आप 1 मोल को स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल Br2 को 2Br में कन्वर्ट करना EBr है, या O2 को 2O में कन्वर्ट करना ये है। इस केस में ब्रोमीन ब्रोमीन सिंगल बॉन्ड, या इस केस में ऑक्सीजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के 1 मोल ऑफ बॉन्ड्स की बात हो रही है। दोनों के लिए एनर्जी शो की हुई है। आई होप आप अंडरस्टैंड करते होंगे कि ये सिर्फ बॉन्ड ब्रेकिंग है, और बॉन्ड ब्रेकिंग हम जानते हैं कि हमेशा एंडोथर्मिक होती है, लिहाजा प्लस और प्लस। उसने ये बात नीचे रेफर भी की हुई है। ठीक है, जब न्यू बॉन्ड्स फॉर्म होते हैं तो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, सेम टाइम ऑफ बॉन्ड ब्रेक होते हैं, लिहाजा ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। व्हिच मींस जब दो Br एटम्स मिलकर ये सिंगल बॉन्ड बनाएंगे तो इतनी ही एनर्जी रिलीज भी होगी। जब दो ऑक्सीजन मिलकर ये एक डबल बॉन्ड बनाएंगे तो इतनी ही एनर्जी रिलीज भी होगी। ब्रेक करने पे जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, अगर हम इसे यूं लिखें, ठीक है, तो आपके पास जो एनर्जी है फॉर EOO वो आपके पास होनी चाहिए नेगेटिव 498 किलो जूल्स पर मोल। ठीक, तो यानी कि यही बॉन्ड फॉर्म होने पर इतनी एनर्जी रिलीज भी नहीं चाहिए। तो इट्स अ कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड। क्योंकि यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन इस बात का मतलब यही है। सो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ऑक्सीजन एटम्स जो होगा, और आगे चल के हम यही चीज नोट कर लेंगे, वो भी उसने उसी तरह से कर दिया। वो नेक्स्ट पेज पे था, इसलिए वो मैंने आपके लिए वहां पे राइट कर दिया। नेक्स्ट आते हैं एवरेज बॉन्ड एनर्जी पे। बॉन्ड एनर्जी का एक प्रॉब्लम ये है कि दूसरे एटम्स की प्रेजेंस से मॉलिक्यूल के अंदर इफेक्ट होती है। हम बात कर रहे थे कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी में जो सबसे पहले, हाँ, अरे मैं ये बात कर रहा था, अब मेरी आवाज क्लियर है? Can you hear me now? Sir, I can't hear you properly.
Okay, let me see what I can do. Thank you for reminding. तो हम बात कर रहे थे कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी जो होती है वो इफेक्ट होती है दूसरे एटम से मॉलिक्यूल में. फॉर एग्जांपल वाटर और एथनॉल दोनों के अंदर OH प्रेजेंट है. OH वाटर के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो सिर्फ हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. OH एथनॉल में प्रेजेंट होगा तो वो एक पूरे अल्काइल ग्रुप से कनेक्टेड है. अब यहाँ पर ऑक्सीजन कार्बन से, जबकि यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन से कनेक्टेड है. सिर्फ इसकी वजह से बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू में फर्क आ जाएगा. तो हम बॉन्ड एनर्जीज को एग्जैक्ट बॉन्ड एनर्जीज नहीं कह रहे होते. जब हम किसी एक केस की बात कर रहे होते तब तो कह सकते हैं, लेकिन एज अ होल डिफरेंट इन्वायरमेंट की वजह से डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज हो सकती हैं. तो हम एक टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी. आइडेंटिकल बॉन्ड्स मॉलिक्यूल्स में 2 और मोर टाइप ऑफ बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट बॉन्ड एनर्जीज रखते हैं जब हम उन्हें मेजर करते हैं. आपके पास ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ब्रेक करने के लिए फर्स्ट OH बॉन्ड इन वाटर, और दूसरे के लिए कम होती है. इन रीजंस की वजह से हम हमेशा एवरेज वैल्यूज यूज करते हैं. इवन वाटर के लिए भी नोटिस करें कि वाटर में अगर आपने पहला OH बॉन्ड ब्रेक करना हो तो ज्यादा एनर्जी लगेगी, दूसरा ब्रेक करना हो तो चूंकि पहला ब्रेक हो चुका होगा दूसरे के ऊपर कम एनर्जी लगेगी. तो इवन फॉर OH बॉन्ड्स इन द सेम मॉलिक्यूल उसके लिए भी एनर्जीज डिफरेंट होती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होते जाते हैं जैसे जैसे हम बॉन्ड्स ब्रेक करते चले जाते हैं. तो आपके पास एवरेज बॉन्ड एनर्जी की टर्म यूज की जाती है. हम usually cannot find the value of bond energies directly, तो हमारे पास enthalpy cycle एक बहुत अच्छा तरीका है वो वैल्यूज को फाइंड आउट करने का. एवरी बॉन्ड एनर्जी CH बॉन्ड की मेथड में हम सिंपली enthalpy changes of atomization of carbon और हाइड्रोजन से या enthalpy changes of combustion of formation of methane से कर देते हैं. ठीक है, उसको डिस्कस करते हैं कि हम ये काम कैसे करेंगे. याद रखिए हमने एटमाइजेशन, कंबस्शन या फॉर्मेशन की एनर्जीज यूज करके एवरेज बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू निकालनी है. एंड दैट्स what next enthalpy cycle is all about. Okay, so keeping in mind standard enthalpy change of atomization क्या होगा, delta H naught at, ये enthalpy change होगी जब 1 mole gaseous atoms फॉर्म होंगे अपने एलिमेंट से अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस. ठीक है, तो इसका मतलब है कि आप स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होने वाली हाइड्रोजन गैस को एटमाइज कर रहे हैं और हाइड्रोजन एटम्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इन गैसियस स्टेट. दिस हैज टू बी इन गैसियस स्टेट. ये जिस मर्जी स्टेट में हो, ये जोन सी भी स्टेट में होगा, ये आंसर सेपरेट एटम्स होंगे, गैसियस स्टेट में होंगे. ठीक है, इसको हम एटमाइजेशन कहते हैं. Remember, atomization is all about the product. 1 mole of gaseous atoms form करने होते हैं from its element under standard conditions. अच्छा, अब आप इसको नोटिस करें कि हमने ये यूज किया है मेथेन के लिए. Let's consider it. ये हमारे पास एलिमेंट है, एलिमेंट्स, ये हमारे पास रिएक्टेंट्स है और ये हमारे पास प्रोडक्ट है. ठीक, एलिमेंट्स क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन. इनसे हमारे पास फॉर्म क्या हो सकता है, मेथेन. मेथेन के तमाम बॉन्ड्स ब्रेक कर दें तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा, कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के एटम्स, सेपरेट गैसियस एटम्स. या हम कार्बन के और हाइड्रोजन के एटम्स को एक डायरेक्ट रिएक्शन में भी सेपरेट एटम्स में बॉन्ड ब्रेक करके फाइंड कर सकते हैं सेपरेट. सो हमारे पास एक इनडायरेक्ट रिएक्शन हो गया और एक डायरेक्ट हो गया. डायरेक्ट जो है वो एटमाइजेशन एनर्जीज है. ठीक है, और इनडायरेक्ट में हमारे पास पहले फॉर्मेशन है मेथेन की और फिर मेथेन की कन्वर्जन है इनटू एटम्स. ठीक है, तो हमारे पास एटमाइजेशन ग्रेफाइट की आ जाएगी और हाइड्रोजन की आ जाएगी, यहाँ पे फॉर्मेशन मेथेन की आ जाएगी. तो हम ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, एवरेज बॉन्ड एनर्जी फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स फॉर व्हिच वी हैव 4 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ठीक है, ये बॉन्ड एनर्जी हम फाइंड आउट कर लेंगे, ये इस वक्त बॉन्ड एनर्जी. तो ये एवरेज आ जाएगी, मतलब ये वैल्यू आएगी, हम इसे 4 से डिवाइड कर सकते हैं, हमारे पास इसका एक वैल्यू का आंसर आ जाएगा. सो लेट्स कंसीडर इट दैट वे. इसे सॉल्व करते हैं, आपको इंशाल्लाह समझ भी आ जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास इस तरह से अगर इसे सॉल्व किया जाएगा तो हमारे पास CH की वैल्यूज आ जाएंगी. ठीक है, और जब हम उन्हें डिवाइड करेंगे बाय द वैल्यू बाय 4 तो हमारे पास एक बॉन्ड की एवरेज बॉन्ड एनर्जी भी आ जाएगी. ठीक है, इसे सॉल्व करते उन्होंने नीचे हमारे पास एक क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमने डेमोन्स्ट्रेट करना है कि एवरेज बॉन्ड एनर्जी 415.9 किलो जूल पर मोल आती है. फॉर्मेशन मेथेन के लिए जो हमें रिक्वायर्ड थी इस केस में, ये फॉर्मेशन है बेटा. फॉर्मेशन जो है वो -74.8 है
एटमाइजेशन में हमें 2 वैल्यूज रिक्वायर्ड हैं ग्रेफाइट के लिए, क्योंकि कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, हमने इसे गैसियस में कन्वर्ट करना है, या हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में, मॉलिक्यूलर स्टेट में होता है, हमने इसे एटॉमिक स्टेट में कन्वर्ट करना है, ठीक है, उसके लिए बात हो रही है, राइट? यहां तक समझ Yes, आता sir. है? तो उसके लिए वैल्यूज गिवन है. लेट्स गो थ्रू विद दीज वैल्यूज. इनमें से सॉल्व ही नहीं किया हुआ यहाँ पर. Actually question unsolved है. So what if you solve this question right away? कर लेंगे? Okay, sir. Do I need to formulate it? Say yes. I think formula तो बहुत simple हो जाएगा. आपके पास indirect जो होता है, ठीक है, वो equal होता है direct के. अब हमारे पास वो है delta H naught at of graphite, मैं इसे कार्बन लिख रहा हूँ although it's graphite, ठीक है, प्लस आपके पास 4 डेल्टा H naught ऐड है, ठीक है, फॉर हाइड्रोजन में इसे सिर्फ H लिख रहा हूँ अपनी आसानी के लिए. बेशक आप पेपर्स में पूरा करेंगे, माइनस हो जाएगा इसमें से डेल्टा H naught F, और ये बात हो रही है हमारे पास CH4 की, ठीक है, यूं. एक्चुअली में क्या है, दिस होल थिंग इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, बट क्योंकि हमने एवरेज बॉन्ड एनर्जी निकालनी है और वो इनडायरेक्ट का एक हिस्सा था इन दोनों में से, तो इसको फाइंड आउट करने के लिए इसमें से डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट का एक पार्ट माइनस हो जाएगा. सो दिस इज डायरेक्ट, ठीक है, एंड दिस इज वन पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट. हमने इसे सब्ट्रैक्ट कर दिया ताकि अदर पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट हमारे पास आ जाए. I think now you can easily just go ahead and quote the values and find out the answer. It's a simple calculator step. Can you do that? Yes, sir. Okay. After you are done finding this delta H, since we have quoted, आप delta H की जो value आएगी आप उसे 4 पे divide करेंगे और ये आपको answer देगा for delta H of, sorry, my bad, मुझसे हो गया गलत, ये आपको आंसर देगा of E into CH, ठीक है. क्यों? आपके पास मेथेन के एक स्ट्रक्चर के अंदर CH के 4 बॉन्ड्स होते हैं. जब पूरे की होल की एनर्जी आ जाएगी बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, आप 4 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी इसकी किलो जूल पर मोल में. So not only you need to find out this delta H, then you need to divide it by 4 to get me this E value. आपको मुझे average bond energy for carbon hydrogen single bond वो निकाल कर देनी है. So go ahead with both the steps and then tell me the answer. I'm here, I can wait for you. Let me record that part 2. हम बात करें कि डेल्टा H का अगर आंसर आएगा तो माइनस में, तो वो माइनस ऐसे ही साथ कोट हो जाएगा, लेकिन E की वैल्यू के साथ माइनस लिखना जरूरी नहीं है. Why? Because हम जो वैल्यूज एवरेज बॉन्ड एनर्जी कोट करते हैं, वी नो दैट कि हम वो बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए वही वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी और बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए वही वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी. तो नेसेसरीली इसके साथ नेगेटिव या पॉजिटिव कोट करने की जरूरत नहीं है. यूजुअली आपको ये वैल्यूज पॉजिटिव में ही मिलती हैं, ठीक है. एंडोथर्मिक कैलकुलेशन ही लिखी होती है और ये आपको आपके पेपर के साथ जो रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी वो गिवन होंगी, ये याद नहीं करनी होती. और ये बिल्कुल वही वाली वैल्यूज हैं जो IGCSE में आपने चैप्टर 7 में थर्मोकेमिस्ट्री के पार्ट्स में पढ़ी थी. ऑलराइट? Yes, sir. Continue. Sir, my answer is 415.875. So 415.9. Right. And this is the answer after you're done with both the steps, right? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें एक बात नहीं भूलिए, जब आप यही वाला स्टेप पूरा कर लेते हैं तो आपके पास आंसर बड़ा आता है. बच्चे ये गलती करते हैं कि वो समटाइम्स इसे मिस आउट कर जाते हैं, गलत कर जाते हैं. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात थी कि आप इसे मिस आउट ना करें. और इसे करेक्टली करने के लिए ये जरूरी है कि आपको स्ट्रक्चर पता हो. देखिए, ये वाली बात आप तभी कर सकेंगे कि आपको स्ट्रक्चर पता होगा तो आप ठीक नंबर से डिवाइड करेंगे. Most of the time what they come up with are questions for which you already know about the structure. आपने IGCSE में या A levels में structure पढ़ा होता है. You can count or find out कि how many atoms bonds are totally there. आपको उस number से divide करना आता होता है. So you go ahead and divide by that number and you get the average bond energy value of that specific bond. अगर आपके पास substance new हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि new unknown substance हो,
नो प्रॉब्लम, डोंट वरी, वो उसका फॉर्मूला या उसकी स्ट्रक्चर आपको दे देते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. So remember, there won't be any blind questions. There would always be a hint for you to successfully solve the question. जी, आप कुछ पूछ रहे थे? Sir, I'm saying कि हम divide क्यों करते हैं? देखिए, जो आपके पास डेल्टा एच की इंथैल्पी चेंज की वैल्यू आई है, वो इन तमाम बॉन्ड्स को ब्रेक करके हमने क्या किया है, मैं थोड़ा सा इसे स्क्रॉल लेके ऊपर जाना चाहूंगा. हमने यह किया है कि हमने मेथिन को कन्वर्ट किया है किसमें, सिंगल एटम्स में. कार्बन का एटम अलग कर दिया, हाइड्रोजन का अलग कर दिया. अब मेथिन जो होगा वो कार्बन एटम अलग और हाइड्रोजन अलग तभी होगा जब 1, 2, 3 और 4 बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, राइट? तो उन 4 बॉन्ड्स को ब्रेक करने की टोटल एनर्जी कितनी थी, डेल्टा एच. उसमें से एक बॉन्ड ब्रेक करने की एनर्जी किस तरह से आएगी, जब आप डेल्टा एच को 4 पे डिवाइड करेंगे तो वो ई की वैल्यू आ जाएगी एक कार्बन हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड को ब्रेक करने की. क्यों? क्योंकि इसमें कितने थे टोटल, 4 की वैल्यू तो और होगी ना, राइट? जी सर. Okay, for example, you go to the market and you purchase 4 suits for 20,000, right? Then what are you going to do to calculate the price of one suit? Divide them by 4, right? Yes sir. You simply divide 20,000 by 4. You'll get to know कि average suit price जो है वो 5 है. अब जरूरी नहीं कि exactly हर सूट की प्राइस 5 हो सकता है कोई इससे महंगा हो, कोई इससे सस्ता हो, लेकिन आपके पास एक एवरेज वैल्यू आ गई. और ऐसा एक्चुअली में होता है. You go ahead to the market, you buy different suits, maybe one of them costs you 6,000, one of them costs you 4, one of them costs you 7.2, and one of that costs you 2.8. ठीक है? At the end of the day, you totally spent 20,000, and the average price of per suit was 5,000. Though इसमें से कोई एक भी सूट 5,000 का नहीं है, but that's the average price. So we're doing the same over here. Get my point? Yes sir. I've experienced कि खवातीन को सूटों के मामले में आप जल्दी समझ आ जाती है. Okay, good. It means I know what kind of example I need to quote every single time. Okay, good. So if you understand this, I think calculating enthalpy changes using bond energies can also be a great idea. So I'm going to go through one more question and we'll be done with the day. Okay, so हमारे पास बॉन्ड एनर्जीज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन के लिए, जिसे हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, समटाइम्स कुछ ऐसे भी रिएक्शंस होते हैं हम उनके लिए बॉन्ड एनर्जीज भी यूज कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, you're pretty familiar with Haber's process. Now this requires nitrogen and hydrogen to react together to form ammonia. Sir, I can't hear you. I don't know. Yesterday I had a class at the same time approximately, okay? And there was literally no interruption during the whole class. And every time I sit in your class, I do usually end up with 4 to 5 different interruptions. All right, can you hear me now? Can you hear me now? Can you hear me now? Yes sir. Okay, so I was saying usually on Tuesdays, Thursdays, and other classes on Fridays, I don't face interruption. But in your class, I face interruption every time, and I'm amazed that this is a fun fact. One day I don't have interruption, second day I have your class, and I usually get interruption. Well, getting back to it, okay. So nitrogen and hydrogen reacts to form ammonia. Now we do understand what kind of bonds are there. Nitrogen is based upon a triple bond. Hydrogen is based upon a single bond. So is ammonia with nitrogen-hydrogen single bonds and ammonia. Now, the bond energies are given over here, and these are the average relevant bond energies. Now, let's take a look. If we have these reactants, we have this product, but what we can do is to convert all the reactants into their individual atoms in an indirect step, and then reform those bonds towards ammonia. This entire is an indirect step. This is the direct step. So the heat of reaction is for the direct step. And an indirect step would be atomization of all the reactants
and reformation into new product bonds for all those atomic elements, right? Make sense? ये बात समझ आती है? बड़ा Yes, sir. आसान सा स्टेप हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट्स के बॉन्ड्स ब्रेक करके उन्हें एटम्स में कन्वर्ट कर लिया, एटम्स को रीफॉर्म कर लिया उन बॉन्ड्स में जिससे हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है। अब नोटिस करें कि इसमें हमने इसे बड़ी अच्छी तरह से एडजस्ट करना है। नाइट्रोजन नाइट्रोजन वन ट्रिपल बॉन्ड रिमेन्स वन बिकॉज हमें उसकी एनर्जी ज्यादा यूज नहीं करनी है सिंस वन इज ओवर हियर। Since we have 3 hydrogen molecules, so we need to multiply the average bond energy of hydrogen single bond with 3. When we are forming ammonia, then the structure of ammonia is like this. There are 3 nitrogen-hydrogen bonds in one molecule of ammonia. But since we have 2 molecules, like mentioned over here, so these 3 single bonds would be multiplied by 2 and we'll have to multiply the whole value by 6. Which means looking at this diagram, you can easily calculate this. आप क्या कर सकते हैं कि आप पहले ये वैल्यू यूज करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर आप ये वैल्यू यूज करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके, इससे आपके पास जो भी आंसर आएगा उसमें आप ऐड करेंगे ये वैल्यू 6 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, और फाइनली फिर आपके पास वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इसमें नोटिस क्या करना है, ये वाली वैल्यूज जो हैं ये चूंकि एंडोथर्मिक हैं तो इनको हम क्या करेंगे, ये पॉजिटिव रहेंगी। ये वाली वैल्यूज जो हैं ये एक्सोथर्मिक हैं तो इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इनको हम नेगेटिव के साथ यूज करेंगे। एंड यू विल नोटिस दिस नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव ओवर हियर, ठीक? जी सर। And you will have an overall answer over here. अब endothermic reactions are always positive, exothermic reactions are always negative. अगर ओवरऑल एंडोथर्मिक बड़ा होगा और एक्सो छोटा, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव में आ जाएगा। अगर एंडोथर्मिक छोटा होगा और एक्सोथर्मिक बड़ा होगा, ओवरऑल आंसर नेगेटिव में आ जाएगा। We'll get to know कि ओवरऑल ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक था या एंडोथर्मिक था। Clear enough? Yes sir. Go ahead, try it out yourself and tell me whether the formation of ammonia from nitrogen and hydrogen is exothermic or endothermic. Go ahead. Okay sir. Right? Yes sir. So आपके पास भी ये आंसर आया, आपके पास प्रूव हो गया that it's an exothermic reaction, ठीक है। Probably values भी इसी तरह से आती हैं अगर आप totals calculate करते हैं, उन्होंने सारा कुछ mention करके solve किया हुआ है। आपके पास जो bond energy के questions हैं वो आपको काफी मिलेंगे, ठीक है। So to begin with, आप book के questions कर सकते हैं, you'll find them a little bit easier than the topical past paper questions. Then you can move on to the topical past paper questions. बुक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी मैंने अब आपको भिजवा दिया, ठीक है। You already have those.